बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हम यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे थे जिसमें हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना सीखा। फिर उसके बाद मैक्लॉरेन सीरीज़ और टेलर सीरीज़ की एक्सपेंशन सीखी। इस यूनिट का पूरा नाम है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड देयर एप्लीकेशन। देयर एप्लीकेशन मीन्स कि डेरिवेटिव की क्या एप्लीकेशन, क्या इस्तेमाल है उसका मैथ्स में ही या रियल लाइफ में हम उसे कैसे यूज़ करते हैं, ये देखना है हमने। तो स्टूडेंट्स ज़रा चेक करते हैं कि डेरिवेटिव्स का पहले तो मैथ्स में क्या काम है, ये हमें क्या हेल्प करता है। सपोज़ आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, यहाँ हमने उसका ग्राफ बनाया हुआ है, ये उसका कर्व है उसके ग्राफ का, ठीक है। अब इस फंक्शन पे आपके पास सपोज दो लाइंस आप ड्रॉ करो। एक है ये ग्रीन लाइन जो कि 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है कर्व को। तो जो स्ट्रेट लाइन किसी कर्व को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे उसे हम कहते हैं सीकेंट। और दूसरी ये रेड लाइन है जो इसी कर्व को एक पॉइंट पर टच कर रही है पी पर, तो वो है टेंजेंट। ये टेंजेंट और सीकेंट लाइंस की डेफिनेशंस है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद देखें कि यहाँ पे डेरिवेटिव्स का हमें क्या फ़ायदा मिलता है। देखें स्टूडेंट्स, आपके पास टेंजेंट वाली जो सीकेंट वाली लाइन है वो एंगल बना रही है थीटा, और जो आपके पास है टेंजेंट की जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो है साई। तो ये जो लाइन का एंगल बन रहा है इसके सीकेंट का, वो अगर एक्स एक्सिस के साथ आपके पास है थीटा, तो आप ज़रा गौर से देखें कि इस ग्राफ में हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं, एक है पी एक है क्यू। पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्योंकि वो थोड़ा सा आगे है तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब एक्स में कुछ चेंज और वाई में चेंज। एक्स का चेंज यहाँ एल से लेके एम तक या हम पी से एन तक कह सकते हैं, और जो y में चेंज है वो n से लेकर q तक होगा। तो यहाँ पर आपके पास NPQ पर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें अगर मैं टेंजेंट NPQ मीन्स कि इस थीटा का मैं कैलकुलेट करूं तो टेंजेंट आपको पता है कि परपेंडिकुलर NQ ओवर बेस जो कि है NP, इसके बराबर होता है आपके पास स्टूडेंट्स। अब उसके बाद देखें, ये तो हमारे पास थीटा है टेंजेंट थीटा, और यहाँ देखें कि एन क्यू जो है वो किसके बराबर है। एन से क्यू हिस्सा है लाइन एम क्यू में से जब मैं एम एन माइनस कर दूं तो यहाँ हम लिखेंगे कि एन क्यू इज इक्वल टू एम क्यू माइनस लाइन सेगमेंट एम एन। इस पूरी लाइन में से ये हिस्सा माइनस करेंगे तो ये पोर्शन आएगा आपके पास। और इसी तरह आपके पास बेस में या एक्स एक्सिस में है एन पी किसके बराबर है, एन पी की लेंथ बराबर है एल एम के, तो यहाँ एल एम लिख लें। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एम क्यू माइनस एम एन, तो एज इट इज लिखेंगे। एल एम को देखें कि एल से एम की जो लाइन है वो आपके पास, अगर ये ओरिजिन है, ओरिजिन को देखें तो ओरिजिन से लेकर एम तक आपके पास जो लेंथ है, एल तक की लेंथ आ रही है एक्स और ये आ रही है एम। तो ओ एम में से जब मैं ओ एल माइनस कर दूंगा तो मेरे पास लाइन आएगी एल से एम की, ये वाली लाइन। जब मैं इस बड़ी लाइन में से ये पोर्शन माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एल एम बचेगा। अब हम इनमें वैल्यूज़ फीड करते हैं कि इन सब का मतलब क्या है। तो देखें स्टूडेंट्स, ओ से लेके एम तक की जो लाइन है वो आपके पास बनती है ओ एम से, वो है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और ओ से एल की जो लाइन है वो सिर्फ एक्स, वो माइनस कर दें। एम से लेके क्यू तक आपके पास बनता है वाई प्लस डेल्टा वाई, और एम एन जो है वो आपके पास बनता है ये पोर्शन जो सिर्फ y है। तो इनको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो टेंजेंट थीटा मेरे पास आया डेल्टा y ओवर
डेल्टा एक्स। तो देखें स्टूडेंट्स, टेंजेंट थीटा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अब देखें टेंजेंट थीटा जो है वो एंगल है इस सीकेंट लाइन का। अगर ये एंगल करीब आ जाए साई के तो लाजमी बात है कि आपका जो सीकेंट लाइन है वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ लिमिट लेंगे कि टेकिंग लिमिट एज, अगर थीटा अप्रोच करे किसे, साई को, तो तब क्या होगा, अगर थीटा अप्रोच करेगा साई को तो ये लाइन का एंगल चेंज हो जाएगा, और जितना ये डेल्टा एक्स जितना चेंज आ रहा है एक्स में वो बहुत छोटा हो जाएगा, जाहिर सी बात है पी और क्यू करीब आ जाएंगे। देन डेल्टा एक्स अप्रोच कर जाएगा किसको, ज़ीरो को। तो एक साइड हम लिखेंगे कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू साई और फॉर टेंजेंट थीटा, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू बनती है, ये वैल्यू आपके पास बनती है, देखें यहाँ तो बनेगा टेंजेंट साई और ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स, जो कि आपके पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और उससे आपको मिलता क्या है, आपको टेंजेंट साई मिलता है। साई एंगल था आपके पास इस टेंजेंट लाइन का जो आपके कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करती है। तो स्टूडेंट्स टेंजेंट लाइन का कर्व स्लोप फाइंड करने के लिए, उसका एंगल फाइंड करने के लिए कि वो किस एंगल पर आपके कर्व को टच करेगा, वो कैलकुलेट करना आपके पास डेरिवेटिव का काम होता है। इसलिए हम लिखेंगे कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो अगर आपके टेंजेंट लाइन का आपको स्लोप मालूम करना हो तो आप क्या करेंगे, अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर जिस पॉइंट पे आपको टेंजेंट फाइंड करना है उस पॉइंट पर जाहिर सी बात है कि एक ही पॉइंट पे टच करेगा, तो इस एक पॉइंट पे आपके फंक्शन का डेरिवेटिव और आपके टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। इसलिए डेरिवेटिव फाइंड करने से आपको एक स्लोप पॉइंट पर, आपको किसी भी पॉइंट पर उसी फंक्शन का स्लोप मिलता है कि वो फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है या उसका जो स्लोप है वो नीचे की तरफ आ रहा है। स्लोप की वैल्यू मिलेगी आपको। स्लोप का मतलब होता है कि कोई भी लाइन इंक्लाइन कैसे किस एंगल पर कर रही है, क्योंकि जब आप टेंजेंट साई को देखते हो, साई इस लाइन की का एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, तो अगर लाइन का एंगल छोटा होगा तो स्लोप भी कम होगी। इसी तरह अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो जाहिर सी बात है फिर आपके पास टेंजेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, और नीचे की तरफ आएगा तो जाहिर है फिर स्लोप नेगेटिव होगा और फंक्शन का जो टेंजेंट की स्लोप की वैल्यू आपको मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट मींस कि वो एक्स एक्सिस के साथ किस एंगल पर इंक्लाइन कर रहा है, ये फाइंड करने का कंसेप्ट हमारे पास डेरिवेटिव में है। तो डेरिवेटिव के बारे में स्टूडेंट्स हम अच्छा खासा पढ़ चुके हैं। अब हम इसे यूज़ करते हुए अपने कर्व के पास से जो टेंजेंट्स गुजरते हैं उन टेंजेंट्स इक्वेशंस की अब हम इक्वेशंस फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। तो अब हम डेरिवेटिव का यूज़ करते हुए किसी भी कर्व पर बनने वाले किसी टेंजेंट इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे, उस टेंजेंट लाइन की। सपोज आपके पास ये एक फंक्शन का कर्व है, तो टेंजेंट हमेशा किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करता है, यहाँ टेंजेंट लाइन ये है, और फिर दूसरी लाइन होती है नॉर्मल लाइन जो हमेशा आपके टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर मींस उसके साथ 90 का एंगल बनाती है। तो आप सबसे पहले देखें, और जिस पॉइंट पे वो एंगल टेंजेंट बन रहा है वो है x1 y1, तो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p x1 y1 ये होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए दो चीज़ें दरकार होंगी। पहले तो m जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है,
इस टेंजेंट लाइन का स्लोप, तो स्लोप का मतलब आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि वो इस एक्स एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल का टेंजेंट कहलाता है, कि टेंजेंट ऑफ थीटा जो है कि ये किस एंगल पर एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल बन रहा है, कि इंक्लिनेशन है या डिक्लाइन हो रही है लाइन, इसको स्लोप कहते हैं। और ये स्लोप फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा कि फंक्शन का आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे और फिर जिस पॉइंट पे स्लोप चाहिए उस पॉइंट की वैल्यूज पुट करोगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा। और फिर जाहिर है नॉर्मल लाइन जो है वो इसके परपेंडिकुलर होती है नॉर्मल टू टेंजेंट, वो होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस x1, वेयर अब ये m1 जो है वो भी स्लोप है लेकिन वो नॉर्मल लाइन का स्लोप है, वो स्लोप हमेशा टेंजेंट के स्लोप के नेगेटिव रेसिप्रोकल के बराबर होगा। तो अगर आपके पास टेंजेंट का स्लोप है 2 तो आपके पास नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो -1/2 होगा। तो इन दो फार्मूलाज को आपने जहन में रखना है। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और किसी भी कर्व का किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व ऑफ y इज इक्वल टू 5x² माइनस 2x प्लस 3 एट 1 6 जो है वो xy प्लेन में वो पॉइंट है जिस पे हमने टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ द कर्व एट द पॉइंट 1 6, जिससे हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिलेगा। ठीक है, लिखें वी हैव y इज इक्वल टू 5x² प्लस 3, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx ये बनेगा 10x और ये आपके पास 2। तो द स्लोप देखिए, लेट m बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट 1 6, तो क्या होगा कि dy अपॉन dx में हम वैल्यू पुट करेंगे 1 6 और ये बन जाएगा आपके पास m, जो कि है x की वैल्यू पुट होगी, सिर्फ y तो है नहीं उसमें, तो ये आएगा आपके पास 8, तो m आपके पास आया 8। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टेंजेंट टू द कर्व वो होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो यहाँ m गिवन, m फाइंड हो गया 8 और x1 y1 बराबर है 1 6 के। पुटिंग वैल्यूज तो देखें y एज इट इज y1 की जगह आएगा 6 इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास आई 8 और x माइनस x1, तो x1 है 1। इसको सिंप्लीफाई करके लाइन की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बना दें, y माइनस 6 8x माइनस 1
इन दोनों वैल्यूज़ को राइट में शिफ्ट करें तो 8x माइनस वाई माइनस 1 प्लस 6 और 8x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास सॉरी यहाँ पे 8 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा आपके पास 8 और 8 बनने की वजह से यहाँ आएगा आपके पास -2। तो 8x माइनस वाई माइनस 2 आपके पास आपके टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है। लेट m1 बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द टेंजेंट। अब हमें नॉर्मल लाइन की स्लोप वो होगा m1, देन m1 इज इक्वल टू -1/m। टेंजेंट लाइन के नेगेटिव रेसिप्रोकल के बराबर होता है, वो बनेगा -1/8 आपके पास आएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, उसके बाद द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल line is y minus y1 is equal to m1 into x minus x1। तो y minus 6 is equal to -1/8 x minus 1। 8 यहाँ आएगा तो 8y minus 48 मल्टीप्लाई हो जाएगा और -1 मल्टीप्लाई होगा तो -x प्लस 1। इन दोनों को यहाँ शिफ्ट करें तो x प्लस 8y माइनस 48 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 8y माइनस 49 इज द रिक्वायर्ड लाइन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो 1 लिखें, 1 and 2 आर द रिक्वायर्ड इक्वेशंस। जो कहा था कि टेंजेंट और नॉर्मल लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट ये तरीका है इक्वेशन किसी भी कर्व पर टेंजेंट और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड करने का। तो 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज में और हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप खुद अटेम्प्ट करें और दोनों की इक्वेशंस फाइंड करें। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक है हमारे पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। कोई दो फंक्शंस हैं, उनकी कर्व्स जब इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब एक दूसरे को काटती हैं, तो उनके बीच का जो एंगल है वो कैसे फाइंड होगा। उसका फार्मूला ये है कि सपोज एक कर्व है आपके पास f ऑफ x, दूसरा कर्व है g ऑफ x। अब इनके जो एंगल्स बन रहे हैं x एक्सिस के साथ, इनके टेंजेंट्स के जो एंगल बनते हैं किसी पॉइंट P पर, वो है θ1 और θ2। तो इनकी हेल्प से आप क्या करोगे, पहले तो इनके स्लोप्स फाइंड करोगे और उन स्लोप के ज़रिए फिर इन दो कर्व्स के बीच का एंगल फाइंड होता है, जिसका फार्मूला है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 मतलब स्लोप ऑफ f ऑफ x, m2 मतलब स्लोप ऑफ g ऑफ x प्लस m1 इंटू m2। तो ये आपके पास फार्मूला है। तो इसका मतलब अगर उस पॉइंट पर आपको दोनों कर्व्स के टेंजेंट्स के स्लोप मालूम है, जो कि हम डेरिवेटिव से फाइंड करते हैं, तो उन्हें इस फार्मूला में पुट करके आप थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस वाई एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 9। तो देखें स्टूडेंट्स, इनको कैसे सॉल्व करते हैं और इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हम वो पॉइंट ढूंढेंगे जहां पर दोनों कर्व्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो एक ही पॉइंट हो, वो एक के बजाय 2 पॉइंट्स भी हो सकते हैं। सबसे पहले इनके कॉमन पॉइंट्स ढूंढने के लिए इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एडिंग subtracting 1 and 2
तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास दो कर्व्स हैं। देखें इन्हें सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। नीचे वाले टर्म्स के साइंस चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल और ये कैंसिल होगा, तो आपके पास आएगा -4xy प्लस 2y और 9 माइनस 1 8 आएगा आपके पास। तो स्टूडेंट्स एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, ठीक है, लेकिन अब हम इससे कोई एक सपोज्ड वैल्यू फाइंड करेंगे y की। सबसे पहले तो लिखें कि 2y इज इक्वल टू 4x माइनस 8, y इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन लें तो 2x माइनस 4 अपॉन 2, तो y आपके पास आता है 2x माइनस 4। तो यहाँ इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दें। अब इसको उठा के इन दोनों में से किसी एक में पुट करेंगे तो हमें वहाँ से x की वैल्यू मिलेगी। पुट इन 1, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर पहले है, y की जगह 2x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। तो इसको फार्मूला से एक्सपेंड करें तो आपके पास आता है एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 16x प्लस 16 माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 5x स्क्वायर माइनस 16x, सॉरी माइनस 16 और 4 माइनस 20x और आपके पास आएगा 15 इज इक्वल टू 0। एक x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें से 5 कॉमन ले लें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स 5 को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि 5 में x नहीं है, वो कॉमन फैक्टर तो है, तो हम लिखेंगे कि 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0। 5 तो 0 हो नहीं सकता, तो फिर ये एक्सप्रेशन 0 होगी। इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर में टर्म ब्रेकिंग करें इसकी, तो x माइनस x3 x माइनस 3 x माइनस 1, फर्स्ट ईयर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है आपने। तो यहाँ बनेगा कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 1। पुट इन 3 में पुट करें तो y बनेगा 2 इंटू 4 माइनस 4, y इज इक्वल टू 8 माइनस 4, तो y आएगा आपके पास 4। तो पहला पॉइंट जो आपके पास बनता है वो है 4। तो पहला पॉइंट 4 एंड 4 बन रहा है आपके पास। स्टूडेंट्स ये 3 आएगा, तो यहाँ 3 फीड करें, 3 2 3 ज़ा 6, तो 6 माइनस 4 2 आएगा। और पुट इन 3, तो स्टूडेंट्स यहाँ पॉइंट यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 4, y इज इक्वल टू माइनस 2। तो द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर वो आपके पास होंगे, पहला है 3 2, दूसरा है आपके पास 1 एंड माइनस 2। अब हम बारी बारी क्या करेंगे कि इन दो पॉइंट्स पर इन दोनों कर्व्स के स्लोप्स फाइंड करेंगे और फिर उस स्लोप्स के ज़रिए इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड होगा। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर minus 2y minus 9 is equal to 0. Differentiating with respect to x, तो d upon dx x square plus y square minus 4x minus 1
इज इक्वल टू 0 का तो भी डेरिवेटिव होगा लेकिन वो 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा 2x प्लस 2y और y का डेरिवेटिव साथ लेंगे तो वो बनेगा dy ओवर dx। 4x का 4 और अगला 0। तो स्टूडेंट्स हमें dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए, बाकी दो को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। dy अपॉन dx 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, आपके पास होगा 2 कॉमन ले लें तो 2 माइनस एक्स ओवर 2, 2 से कैंसिल, तो ये आपके पास बना 2 माइनस एक्स। अब आपके पास दो स्लोप्स आएंगे। स्लोप ऑफ कर्व एट पहला पॉइंट 3 2, उसको हम नाम देंगे m1 और ये आएगा dy अपॉन dx एट 3 2। तो सिर्फ x की वैल्यू पुट होगी 2 माइनस 3 जो कि बनेगा -1। तो m1 एंड स्लोप ऑफ कर्व एट दूसरा पॉइंट है 1 माइनस 2। तो यहाँ आएगा m1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx 1 माइनस 2। ये बनेगा आपके पास 1 माइनस 2 में आएगा 2 इंटू माइनस एक्स है तो -1, ये आएगा 1। तो एक पे 1 आया, दूसरे पे आपके पास स्लोप आता है -1। नेक्स्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट्स इसका आएगा 2x प्लस 2y इंटू dy अपॉन dx माइनस y है तो फिर dy अपॉन dx और ये 0। तो 2x को वहाँ शिफ्ट करेंगे और बाकी दो से कॉमन लेंगे dy अपॉन dx। तो ये -2x और ये बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू -2x। यहाँ 2 कॉमन तो y माइनस 1, 2 से कैंसिल, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू -x माइनस y1। अब जैसे इनके दोनों पॉइंट्स पे स्लोप फाइंड किए तो यहाँ भी करेंगे। स्लोप ऑफ द कर्व एट 3 2, उसको हम नाम देंगे m2। तो ये होगा dy ओवर dx 3 2 इज इक्वल टू -3, 2 माइनस 1 तो बनेगा -3 एंड स्लोप एट 1 माइनस 2 वो होगा m2 दैट इज इक्वल टू -x, यहाँ पे आएगा -1 और नीचे y है तो -2 माइनस 1 मतलब -1/3। तो ये आपके पास दोनों के स्लोप्स आ गए। अब स्टूडेंट्स इजीली इनको पुट करके हम कर्व्स फाइंड कर सकते हैं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट 3 2 वो होगा टेंजेंट ऑफ θ1 दैट इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो टेंजेंट ऑफ θ1 इज इक्वल टू, देखिए m1 आपके पास है इस पॉइंट पर -1 और m2 है इस पॉइंट पर ये -1 और इस पॉइंट पर यहाँ पे स्लोप है 3। तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस तो +3 हो जाएगा ये, और नीचे प्लस इंटू -1 इंटू -3। तो ये बनेगा टेंजेंट θ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 और नीचे आपके पास बनेगा 3। तो टेंजेंट ऑफ θ1 इज इक्वल टू
स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास देखें 2y था, तो मैं सिर्फ y शिफ्ट किया तो ये आएगा y। तो उससे क्या होगा कि ये स्लोप्स थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। ये आपके पास आएगा m1 इज इक्वल टू नीचे y से डिवाइड होगा और y की वैल्यू है आपके पास 2, तो -1/2, और यहाँ पे भी -2 से डिवाइड होगा तो भी ये बनेगा -1/2। तो इसलिए जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हम यहाँ -1/2 पुट करेंगे और ये आएगा -1 + 6/2, और नीचे भी आप 1/2 पुट करें तो आएगा 1 + 3/2। तो इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ऊपर आएगा 5/2, नीचे आपके पास आएगा 5/2, जो कि बनेगा टेंजेंट ऑफ θ1 1 के बराबर। तो थीटा फाइंड करने के लिए आपको पता है टेंजेंट का इन्वर्स लेना होता है, और टेंजेंट 1 होता है हमेशा 45 डिग्रीज पर। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट में देखें कि अब हम फाइंड करेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट, नेक्स्ट हमारे पास है 3 2 पे हो गया। अब उसके बाद 1 - 2 पे करेंगे तो ये आएगा 1 - 2 पे टेंजेंट ऑफ थीटा को θ2 का नाम देंगे, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 इंटू m2। m1 की वैल्यू आपके पास यहाँ है -1/2 माइनस, और वहाँ है -1/3, बन जाएगा 1/3 अपॉन नीचे है 1 + -1/2 इंटू -1/3। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये बनेगा आपके पास एलसीएम आएगा इसका 6, और ये 3 - 2, नीचे आपके पास फिर एलसीएम 6, और ये आएगा 6 + 1। तो स्टूडेंट्स इन्हें जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/6 को 6 से कैंसिल कर दें तो ये बनेगा 1/7। फ्रेंड्स इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये बनेगा आपके पास -1/2 और 1/3 डिवाइडेड बाय 1 + -1/2 -1/3। तो टेंजेंट θ/2 को इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, ऊपर एलसीएम आएगा 6 तो माइनस आपके पास आएगा -5/6, और नीचे आएगा आपके पास, नीचे भी एलसीएम 6 होगा तो आपके पास आएगा देखें 6 इंटू यह आएगा 6 और यहाँ आएगा आपके पास -1। तो देखें ऊपर और नीचे आपके पास सेम आंसर आ रहा है, सिर्फ फ़र्क है किस चीज़ का, 6 से कैंसिल, ऊपर -5 नीचे 5 जो कि बनता है -1। तो θ2 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1। स्टूडेंट्स जब आप कैलकुलेटर से टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास आएगा -45 डिग्रीज। लेकिन देखें जब आप दो कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं तो दो एंगल्स बनते हैं, एक इंटीरियर एंगल, एक ये एंगल होता है और एक ये एंगल होता है। तो जाहिर अब आप जब कैलकुलेट करें तो ये एंगल और ये एंगल होते हैं, एक ये स्मॉलर एंगल होगा और ये लार्जर एंगल होगा। आपके पास बुक में लिखा है 135 डिग्रीज। तो वर्टिकल एंगल्स जो हैं ये दो बराबर होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल एंगल होगा। इसलिए जब आपके पास आंसर आएगा -45 डिग्रीज, उसे आप θ2 का नाम मत दें, इसे कोई और नाम दे दें, और फिर एंगल को आप नाम देंगे। तो इसे आप 180 में से जब माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा θ2 इज इक्वल टू 135 डिग्रीज आपके पास आंसर आएगा। वैसे ये आंसर भी ठीक है लेकिन वो नेगेटिव एंगल है, तो आपको पता है कि एक क्लॉकवाइज एंगल बनेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो हमें वो क्लॉकवाइज एंगल चाहिए क्योंकि दोनों एंगल्स सेम कर्व पे बनते हैं तो दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। तो एक एंगल आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगा तो दूसरा पॉजिटिव। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे के पास XY प्लेन है
अगर एंगल यहाँ है तो आपके पास टर्मिनल साइड यहाँ है, तो आप जब यहाँ पर राइट ट्राइंगल बनाते हैं, असल में थीटा ये है लेकिन ट्राइंगल यहाँ है, तो यहाँ आप लिखते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। इसलिए दोनों एंगल्स के लिए आपको रेशो सेम मिलेंगी, लेकिन एक एक्सटर्नल एंगल होता है और एक इंटरनल एंगल। इसलिए जब आपको आंसर मिले -45 डिग्रीज, तो आप उसे 180 से माइनस करें और अपना रिक्वायर्ड एंगल कैलकुलेट कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें और जो क्वेश्चंस करा दिए वो और उसके बाद जो क्वेश्चंस रहते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करें। उम्मीद है आपको अच्छे से ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।